हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और आज के एक नए लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट पूरा का पूरा एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके दो पार्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि चैप्टर अगर थोड़ा सा लंबा हुआ, अगर थोड़ा लेक्चर लंबा गया तो इसके दो पार्ट में अपलोड करूंगा, नहीं तो एक ही पार्ट में काम कर लेंगे। कोशिश करेंगे एक ही पार्ट में पूरा रैपअप हो जाए। इसकी जितनी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मतलब आपके जो जितने भी टॉपिक्स हैं, कोई छोड़ने नहीं वाले, सबके सब करने वाले हैं। तो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहना, आपका एक भी टॉपिक फिर छूटेगा नहीं और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बन ना पाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। तो वही धीरे धीरे हम लेक्चर में समझने वाले कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। वैसे अब तक आपने कहीं पढ़ ही लिया होगा अपने ट्यूशन में या फिर अपने स्कूल में पढ़ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। तो एसिड और बेस हम कैसे पता लगेगा? मैंने आपको दो सॉल्यूशन दे दिए। अच्छा, नींबू है, नींबू का मतलब टेस्ट तो आपको पता होगा कि एसिड खट्टे होते हैं और हमारे बेस कड़वे, तो टेस्ट से करके बता दोगे। लेकिन जो हाई लेवल वाले एसिड है, जिन्हें आप टेस्ट करोगे तो आपकी नुकसान हो सकता है, जो हाई लेवल वाले एसिड है नुकसान हो सकता है, तो उन्हें कैसे हम टेस्ट करेंगे? तो उनके लिए हमारे पास होंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर मतलब किसी चीज का बताने वाले कि भाई ये एसिड है या बेस है। ठीक है, वो होंगे हमारे पास इंडिकेटर। जैसे आप स्कूटी या बाइक चलाओगे, ठीक है, तो उसमें इंडिकेटर दोगे राइट का, अगर राइट जाना होगा, लेफ्ट दोगे तो लेफ्ट जाना होगा। तो ऐसे ही हमारे इंडिकेटर्स होंगे, वो हमें बताएंगे कि भाई ये एसिड है या फिर ये बेस है। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स क्या है हमारे? सब्सटेंसेस विच चेंजेस कलर एंड स्मेल in presence of chemical substance। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होंगे हमारे पास? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस की जगह पे क्या करेंगे, या तो अपना कलर चेंज कर लेंगे या फिर अपनी स्मेल चेंज कर लेंगे। अब हमारे पास दो टाइप के इंडिकेटर होंगे, टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। नंबर वन नेचुरल, नंबर टू आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल से समझ में आ गया होगा, जो नेचर से मिल रहे। तो एग्जांपल लिटमस, अनियन, टर्मरिक। ठीक है, आर्टिफिशियल के आपके दो एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन। ठीक है, ये आपके आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट, ये तो हो गए अपने कलर चेंज करने वाले। ठीक, मतलब इसमें कलर चेंज करने वाले भी हैं और आपकी स्मेल चेंज करने वाले भी। तो हमारे जो स्मेल चेंज करने वाले इंडिकेटर होंगे, स्मेल चेंजिंग इंडिकेटर, वो होंगे आपके, मतलब उन्हें हम दूसरे नाम से जानेंगे, ऑल्सो नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे ऑल फैक्ट्री लोब होता है हमारी एक नाक में, जिससे हमें पता लगता है कि स्मेल क्या आ रही है। ठीक है, अच्छी है, बेकार है। तो इसी वजह से इनका नाम भी क्या पड़ गया, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये क्या चेंज करेंगे? अपनी स्मेल। हमें स्मेल करके पता लगेगा कि कोई एसिड है या फिर क्या बेस है। एग्जाम्पल अनियन, वनीला। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर देखेंगे कौन सा इंडिकेटर कैसा कलर चेंज करेगा, कैसी स्मेल चेंज करेगा। ठीक, अब देखते हैं अपने इंडिकेटर्स क्या कलर चेंज देंगे और क्या स्मेल चेंज देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो आपके लाइकन से मिलता है। लाइकन क्या होंगे? एल्गी और फंजाई आपस में मिलकर रहते हैं, तो वो एक चीज बनाते हैं जिसे बोलते हैं लाइकन। उस लाइकन से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? लिटमस। ठीक है, तो वो भी आपके थोड़े से सिलेबस की बाहर की चीजें, छोड़ो, बता दिया मैंने कहाँ से मिलेगा। तो इसी वजह से वो नेचुरल है। लिटमस का नेचुरल कलर होगा पर्पल। ठीक है, जब हम इसे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कलर देगा रेड, और जब हम इसे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो कलर देगा ब्लू। ठीक है, एसिड के साथ रेड और बेस के साथ ब्लू। उसके बाद है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, तो इसका जो नेचुरल कलर होगा, वैसे अभी बताया था आर्टिफिशियल इंडिकेटर, लेकिन इसका जो कलर होगा वो होगा ऑरेंज।
तो जब हम इसे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा पिंकिश रेड, पिंकिश रेड। और जब हम इसे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो येलो कलर, ठीक है, येलोइश। नेक्स्ट है फिनोफ्थैलिन। फिनोफ्थैलिन का नेचुरल कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस, ठीक है। इसी वजह से एसिड के अंदर जब हम इसे रिएक्ट करेंगे तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, कलरलेस रह जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई एसिड है। और अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये देगा पिंक कलर, ठीक, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि भाई क्या है, वो बेस है। नेक्स्ट है अनियन। अनियन और वनीला आपके ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, तो स्मेल कैसी होगी एसिड में, जब हम एसिड इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये है कि जो स्मेल पहले आ रही थी अनियन की वही आएगी। और जब हम उसके साथ बेस रिएक्ट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे नो स्मेल। अब नो चेंज और नो स्मेल में कितना अंतर है। नो चेंज का मतलब है जो स्मेल उसकी पहले आ रही थी वही स्मेल उसकी बाद में रहेगी अनियन की, लेकिन जब बेस डाल लेंगे तो जो स्मेल उसकी पहले आ रही थी उसकी नेचुरल स्मेल वो भी गायब हो जाएगी, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई वो बेस है। नेक्स्ट इसके लिए भी सेम ही होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा स्मेल में, लेकिन जब बेस डाल लेंगे तो स्मेल जो पहले आ रही थी वो भी गायब हो जाएगी, तो नो स्मेल। तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा क्या कलर है, कौन सा चेंज है, तो इसी वजह से मैंने करा दे, तो आप इसे फटाफट नोट कर लो। नेक्स्ट देखते अपना एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या होगी अभी के लिए, क्योंकि आगे लेक्चर में चेंज हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले एसिड, तो हेडिंग बना लो इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेंगे एसिड। अब अभी वो बच्चों वाली डेफिनेशन ये भी याद रखनी है और जो आगे बताऊंगा वो भी याद रखनी है, ठीक। दो सब्सटेंसेस which change blue litmus to red litmus are known as acids। ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देंगे। लिटमस एक पेपर होता है, ब्लू और रेड दो कलर का आएगा, उसे हम एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए देखेंगे, ठीक है। मतलब उससे पता लगेगा कि मैं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो अगर हम एसिड के अंदर ब्लू लिटमस डाल लेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, उसका कलर रेड में चेंज हो जाएगा, तो उन्हें बोल देंगे हम एसिड। एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, अनगिनत एग्जाम्पल है एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखेंगे हम बेस क्या होंगे हमारे। तो बेस ठीक इसके उल्टे, अगर हम क्या करेंगे रेड लिटमस लेंगे तो उसे ब्लू में चेंज कर देंगे। तो दोज सब्सटेंसेस which changes red litmus to blue litmus are known as bases, ठीक। एग्जाम्पल NaOH, KOH, ठीक है, और ले सकते हो LiOH, ठीक। तो ये आपके बेसिस है जो क्या करेंगे रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगे। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एसिड कौन सा कलर दे रहा या फिर बेस कौन सा दे रहा हो, कौन सा कलर चेंज कर रहा। तो इसे ऐसे याद रख लेना, बी से बेस और बी से ब्लू, एक याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिकली उसका उल्टा है, बस एक याद रखना, दोनों याद करोगे कंफ्यूज होगे। जो दोनों कर सकता है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन जिसे नहीं याद हो रहा, कंफ्यूज हो रहा, तो बी से बेस, बी से ब्लू, यानी बेस किस कलर में चेंज कर रहा, रेड से ब्लू, तो ऑब्वियसली इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा एसिड, जो कि किससे चेंज कर रहा है, ब्लू से रेड। तो छोटी सी ट्रिक थी, करना चाहते हो कर लो, ठीक। इसके बाद देखते हैं डिफरेंसेस, एसिड और बेस में डिफरेंस क्या होंगे। डिफरेंसेस, एक तरफ एसिड एक तरफ बेस। सबसे पहला डिफरेंस है एसिड हमारे खट्टे होंगे तो दे टेस्ट सॉर, ठीक है। बेस हमारे कड़वे होंगे, दे टेस्ट बिटर, ठीक है। नेक्स्ट देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट
इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इनका जो एक्वा सॉल्यूशन है जब इन्हें पानी में घोल देंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बेसिस और सोपी टू टच, साबुन जैसे फील होंगे, जो हमारे बेसिस होंगे साबुन जैसे फील होंगे। नेक्स्ट तीसरा ये वाला लिख सकते हो, कलर चेंज वाला, तो इसका मैं खाली एरो लगा रहा हूँ। कलर चेंज वाला ये क्या कर देगा, ब्लू से रेड, और ये क्या कर देगा, रेड से ब्लू। ठीक है, तीन चार डिफरेंस बहुत है। ठीक, तो फटाफट आप इन्हें नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेसिस की। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नंबर 1, रिएक्शन। एक बार बेस के लिए देखेंगे, एक बार एसिड के लिए देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ठीक है, हमें क्या करना, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराना। ध्यान रखना, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल, कोई सा भी मेटल हो, हाइड्रोजन के साथ, ओ सॉरी, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एग्जांपल ले लेंगे, मेटल ले लो जिंक, एसिड ले लो H2SO4। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद होगी, पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो ZnH2 को डिस्प्लेस कर देगा ZnSO4 और साथ में H2, निकल गया हाइड्रोजन गैस। तो यही यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछेंगे, क्योंकि ये 3 चैप्टर में आ रहा, केमिकल रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल, और एक आपका ये वाला। ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, और हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट क्या होगा कि आप कोई भी मोमबत्ती या माचिस जला के उस टेस्ट ट्यूब के पास ले जाओ, अगर उसके जो बबल्स, मतलब उसमें से जो गैस निकल रही है वो पॉप साउंड क्रिएट कर रही, तो इसका मतलब उसके अंदर से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, ये पॉप साउंड के साथ फटेगी। ठीक, नेक्स्ट और एग्जांपल लेने चाहो कर लो, जैसे कि अपना Na ले लो प्लस HCl ले लो की बार, यहाँ से बन जाएगा NaCl, और साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जो हमारे इतने सारे मेटल हैं सब के सब रिएक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो हाइड्रोजन से भी नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में, एक रिएक्टिविटी सीरीज होगी जिसमें हाइड्रोजन मिड में आएगा, हाइड्रोजन से ऊपर वाले ताकतवर है सारे, एक दूसरे को डिस्प्लेस करते आ रहे, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे भी कुछ होंगे ना जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे हमारे हैं, जैसे एक्सेप्शन Cu, Au, Ag, Pt, ये जो हमारे मेटल्स होंगे ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे किसे, हाइड्रोजन को, क्योंकि रिएक्टिविटी में सीरीज में लो है। ठीक है, बिकॉज दे आर प्लेस्ड इन लोअर देन हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हाइड्रोजन से भी, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बताया था कि एक जो मेटल होगा वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा अगर वो पावरफुल हुआ तो। ठीक, एक और एक्सेप्शन है, सारे के सारे जो एसिड्स होंगे वो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होंगे, एक आधा ऐसा भी होगा जो वीक एसिड होगा। तो ऐसा ही हमारे पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड HNO3 when react with metal it produce water instead of hydrogen, ठीक है, यहाँ से 100% यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, उनमें से एक ना एक तो आएगा ही आएगा कि ऐसा कौन सा एसिड है जो आपका हाइड्रोजन की जगह वाटर प्रोड्यूस करेगा जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो कौन होगा हमारा, नाइट्रिक एसिड। तो लिख भी लेंगे यहीं, कोई सा मेटल ले लो, जैसे Mg ले लिया, रिएक्शन करा दी इसकी नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ, यहाँ से बन जाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस और साथ में वाटर, तो यहाँ वाटर निकलेगा ना कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
अच्छा बेस के साथ रिएक्शन देख लेंगे, बेस के साथ कुछ खास है तो है नहीं, ये लिख दूं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। ठीक, तो जनरली ये रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इतने रिएक्टिव होते नहीं, तो यहां लिख देंगे जनरली दे डू नॉट रिएक्ट, दे डू नॉट रिएक्ट। लेकिन अगर रिएक्ट करेंगे तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, एसिड, सॉरी एसिड कह रहा हूं, बेस, मेटल प्लस बेस, सेम वही सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी का, मेटल ले लो Zn और साथ में ले लो बेस NaOH। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा NaZnO2 और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, यही वाली एक रिएक्शन है, अगर बेस के साथ रिएक्शन होगी, वैसे तो बहुत कम रिएक्ट करते हैं बेस मेटल के साथ। ठीक है, तो जनरली वो रिएक्ट नहीं करते। और आपके एसिड की रिएक्शन है, फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेंगे अपनी, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट्स को कैसे लिखोगे, सबसे पहले रिएक्शन विद एसिड, विद एसिड, मेटल कार्बोनेट्स को कैसे लिखोगे, ये लिख दूं MCO3, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल बीच में हाइड्रोजन और कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट को हम CO3 से डिनोट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसके एसिड के साथ रिएक्शन, तो मेटल कार्बोनेट्स या फिर आप सिंबल भी लिख सकते हो, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही से रिएक्ट करना, कभी दोनों से एक बार में करा दो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इनकी रिएक्शन हमने करा दी एसिड से, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे आपका सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, एग्जांपल ले लेंगे, मेटल ले लो Na कार्बोनेट, पहले कार्बोनेट का देख लेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का देख लो NaHCO3, रिएक्शन करा दी इसकी हमने HCl के साथ, सॉल्ट बन जाएगा NaCl और साथ में CO2 और साथ में H2O। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेटल कार्बोनेट का जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, तो CaCO3 नाम बताया था पिछले लेक्चर में, लाइमस्टोन याद रखना। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा देंगे H2SO4 के साथ, यहाँ से बन जाएगा CaSO4 और साथ में CO2 और प्लस H2O। ये हो गया आपकी रिएक्शन। अब यहाँ से मेन क्या चीज़ है, हमें पता कैसे लगेगा कि ये वाली गैस CO2 है। जैसे हमें पिछले वाले में हाइड्रोजन पता लगा था, अगर हम क्या कर रहे थे, उसके पास कोई जलती हुई माचिस या फिर कोई मोमबत्ती उसके पास ले गए थे टेस्ट ट्यूब के, तो वहां से पॉप साउंड क्रिएट हो रहा था, तो हमें पता लग गया था कि भाई हाइड्रोजन गैस है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे पता लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही, तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट होगा, टेस्ट फॉर CO2। तो उस टेस्ट का नाम है लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट। 100% यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, तो इसे भी मत छोड़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर लो। लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर बताया था CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसे पानी में मिला देंगे और इसके साथ हम क्या करेंगे, पास करा देंगे इसमें से गैस। हमें नहीं पता कौन सी गैस है, पर हमें पता कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी, तो हम ये वाली गैस इसमें से पास करा देंगे। तो जो हमारा लाइम वाटर होगा वो मिल्की टर्न हो जाएगा और इससे बन जाएगा CaCO3। तो यहाँ से क्या हुआ, इसका कलर पहले था कलरलेस, और जब हमने इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दी, तो इसका जो कलर हो गया वो हो गया मिल्की। ठीक है, कलर हो गया मिल्की और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो क्या हुआ हमारे पास, जब हमने लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से पास कराई, तो इसका कलरलेस से कलर क्या हो गया मिल्की, और मिल्की होते हैं हमें कंफर्म हो जाएगा कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि वही इसका कलर किस में चेंज कर देगी, मिल्की में चेंज कर देगी। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा, अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की।
फ्रॉम कलरलेस, सो इट कन्फर्म दैट देयर इज CO2 गैस। ठीक, तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अच्छा बेस, बेस तो रिएक्ट ही नहीं करते, तो वहीं स्टार पॉइंट लिख लियो। बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन देख लेंगे अपनी, जो होगी हमारी एसिड और बेस की एक साथ रिएक्शन। तो जनरली आपको एसिड और बेस की डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी उसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा वाटर बाहर निकलेगा। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसके अंदर सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। व्हेन acid and base react with each other, they form salt and water, and the reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन जब भी होगी तो वहां पे हमारे पास बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, एग्जांपल देख लेंगे, जैसे कि ZnC सॉरी HCl प्लस NaOH, यहाँ से बन जाएगा NaCl और साथ में वाटर। तो वाटर तो हमेशा आने ही आना। एक और एग्जांपल ले लेंगे, H2SO4 प्लस CaOH, यहाँ से बन जाएगा CaSO4 प्लस H2O। ठीक है, अब जरा देख लेंगे कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, वीक एसिड वीक बेस को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, लिख लेंगे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, फिर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और उसके बाद वीक एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, एक चीज तो गारंटेड है कि सॉल्ट बनना ही बनना, अच्छा सॉरी वाटर तो बनना ही बनना, लेकिन सॉल्ट बनेगा कैसा वो देखना। यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसा ही होगा, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट, और साथ में गारंटेड वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट और साथ में वाटर। अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट और साथ में वाटर, और दोनों ही वीक हैं तो जैसा स्ट्रॉन्ग में हुआ था न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो यही थे आपकी रिएक्शन, इजी रिएक्शन है, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो फटाफट नोट करो, फिर नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो पहले देख लेंगे एसिड की रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। ठीक, और फिर बेस की देख लेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ। तो जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे हमारे एसिड तो प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी एसिड की तो वो प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल ले लो MgO, रिएक्शन करा दो HCl के साथ, सॉल्ट बन जाएगा MgCl2 और साथ में निकल जाएगा वाटर। ठीक है, अच्छा एक चीज, जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होंगे ये क्या होंगे, बेसिक होंगे नेचर में। अगर जो भी बेसिक है
तभी तो आपके एसिड के साथ रिएक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि एसिड और बेस तो आपस में रिएक्ट करेंगे ना, क्योंकि अगर वो भी एसिडिक होता तो वो रिएक्ट कर ही ना पाता। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे, मेटल ऑक्साइड्स, वो बेस के साथ रिएक्ट करने के ही नहीं, नो रिएक्शन, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक है नेचर में, इसी वजह से बेस भी और बेस आपस में रिएक्ट करने का नहीं, तो क्या हो जाएगी, नो रिएक्शन। ठीक है। नंबर 2, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, बेस की रिएक्शन किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे नेचर में, एसिडिक। ये होंगे बेसिक नेचर में और ये होंगे एसिडिक नेचर में। ठीक, तो तभी हमने बेस की रिएक्शन कराई, वो एसिड के साथ हो गई। ठीक, तो एसिड और बेस की रिएक्शन में हमेशा सॉल्ट और वाटर निकलता है, यहाँ भी प्रूव हो गया। तो बेस की रिएक्शन NaOH ले लो, किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, MgO ले लो, अच्छा नॉन मेटल, सॉरी, क्या लोगे, CO2 ले लो, कार्बन नॉन मेटल ऑक्साइड है, यहाँ से बन जाएगा सोल्ट, क्या बनेगा, NaOH था, यहाँ से बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में वाटर। ठीक, सेम अगर हम बेस के साथ इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस प्लस एसिड, तो नो रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही नेचर में कैसे एसिडिक है, और एसिड एसिड आपस में कोई रिएक्शन देगा ही नहीं। ठीक, तो फटाफट नोट करो, फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपकी जो एसिड और बेस की रियल डेफिनेशन है, एसिड एंड बेस डेफिनेशन। दोनों डेफिनेशन को मिक्स करके लिख के आ जाना, कोई नंबर नहीं काटने का। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा कि एक में लिख दूंगा मैं तो उसमें नंबर कटेंगे, तो एक काम करना, दोनों को मिक्स करके लिख के आ जाना, दोनों ही लिख के आ जाना और करके। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एसिड की। एसिड वो सब्सटेंसेस होंगे, तो सब्सटेंसेस विच गिव H positive or H3O positive ions when dissolve in water, they are acids। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें हम पानी में घोल देंगे तो वो H पॉजिटिव आयन दे देंगे, H3O पॉजिटिव आयन, तो उन्हें हम बोल देंगे एसिड। जैसे हमारे पास है HCl, मैंने इसे पानी में घोल दिया, ठीक है, पानी में जाकर क्या दे देगा, H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएंगे और क्लोरीन आयन अलग हो जाएंगे। अब ये H3O पॉजिटिव कहाँ से आया, अगर पानी एक्सेस में हुआ, अगर पानी ज़्यादा हुआ, तो ये H पॉजिटिव आयन इतने अनस्टेबल होंगे कि ये फटाफट फटाफट किसके साथ रिएक्शन कर लेंगे, वाटर के साथ, और यहाँ से बना लेंगे H3O पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव और H3O में इतना फर्क है कि जो H पॉजिटिव होंगे अनस्टेबल होंगे, फटाफट वाटर के मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और H3O पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेस, दो substances which give OH negative ions when dissolved in water। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे एसिड के अंदर आपको H देखने को मिल रहा होगा आगे, और जितने भी बेस होंगे उनमें पीछे OH देखने को मिलेगा। तो NaOH वाटर में डिजोल्व कर दिया हमने इसे, तो हमें मिलेगा देखने को Na पॉजिटिव अलग और OH नेगेटिव अलग। ठीक, तो ये थी आपकी जो रियल डेफिनेशन होगी, दोनों को मिक्स करके लिख सकते हो या फिर और करके। ठीक, फटाफट नोट करो। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, अगर पूछेंगे तो व्हाट इज कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस, कि दोनों के अंदर कॉमन क्या होगा, तो कॉमन क्या है, दोनों ही पानी के अंदर क्या दे रहे, जाके आयंस दे रहे, आयन भले ही अलग अलग हो लेकिन पानी में जाके आयनाइज तो हो रहे, एक H पॉजिटिव दे रहा है, एक OH नेगेटिव दे रहा है तो दोनों आयन ही। ठीक, तो पानी में जाके वो क्या कर रहे, आयंस दे रहे, उनके बीच में जो कॉमन है। ठीक, तो फटाफट नोट करो।
चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड एंड टाइप्स ऑफ बेस। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेसोसिएशन। ठीक है, यानी पानी में घुलने के ऊपर कितने टाइप के, तो हमारे पास दो टाइप के होंगे। नंबर वन स्ट्रॉन्ग एसिड, नंबर टू वीक एसिड। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे जो पानी में जाके कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, अपने सारे के सारे H पॉजिटिव दे देंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। वीक एसिड वो होंगे जो पानी के अंदर जाके पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होंगे, अपने पूरे के पूरे H पॉजिटिव आयन नहीं दे पाने के, वो होंगे हमारे वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे जो पानी के अंदर जाके कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, अपने सारे H पॉजिटिव आयन पानी के अंदर छोड़ देंगे, तो वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिकली पानी के अंदर पूरे घुल जाएंगे। ये हमारे पूरे घुल नहीं पाने के, पूरे H पॉजिटिव दे नहीं पाने के, तो ये हमारे कौन से हो गए, वीक एसिड। तो लिख लेंगे दे गेट completely dissolve in water and give H positive ions। ठीक है, एग्जाम्पल H2SO4, HCl। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, HNO3। ठीक है, और एटसेट्रा, बहुत सारे एसिड हैं। नेक्स्ट वीक एसिड। वीक एसिड क्या आते हैं, दे डू नॉट गेट डिजोल्व completely and give partial H positive ions। पार्शियल का मतलब आधे H positive ions। एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, etc। ठीक है, तो ये हो गया आपके ऑन द बेसिस ऑफ डेसोसिएशन। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो दूसरे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक, नंबर वन मिनरल एसिड्स, नंबर टू नेचुरल एसिड्स। ठीक है, मिनरल एसिड वो होंगे जो आपके मिनरल में से निकाले जाएंगे, नेचुरल एसिड वो होंगे जो आपकी नेचुरल चीज़ों में से निकाले जाएंगे। जनरली जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो सबके सब मिनरल एसिड होंगे, जनरली जो वीक एसिड होंगे वो सबके सब नेचुरल एसिड होंगे। ठीक है, तो दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, एग्जाम्पल वही लिख लेंगे H2SO4, HCl, HNO3 एटसेट्रा। चलो यहाँ लिख लेंगे दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल थिंग्स। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लेंगे दे आर जनरली वीक एसिड्स। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एनसीईआरटी में टेबल भी दे रखी। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, किस में से मिलेगा वो भी लिख लूँगा, फिर ऑक्जेलिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। ठीक, टार्ट्रिक एसिड में इमली में से मिलेगा, टर्मराइंड। हिंदी में लिख लेना अगर किसी को दिक्कत होगी। सिट्रिक एसिड नींबू, लेमन। ठीक है, लाइम में से मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो, मिथेनोइक एसिड आंट, चीटी। तो यहाँ से आपकी टेबल आ जाती है कि भाई कौन से में से कौन सा एसिड मिलेगा, कौन सा कहाँ से मिल रहा,
तो ये आपके इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार मार्क कर लेना इसे भी। ठीक, फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस। टाइप्स ऑफ बेस दो ही तरीके के होंगे। नंबर वन स्ट्रॉन्ग बेस, नंबर टू वीक बेसिस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस जो आपके कंप्लीटली वाटर में आयन मतलब घुल जाएंगे और सारे के सारे OH नेगेटिव आयन दे देंगे, वो स्ट्रॉन्ग। जो पार्शियली सोल्यूबल होंगे, OH नेगेटिव आयन पूरी तरीके से नहीं देंगे, वो आपके होंगे वीक बेस। तो दे आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर एंड गिव OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, कंप्लीटली ऐसे बेस जो आपके पानी में जाके पूरी तरीके से घुल जाएंगे और सारे के सारे OH नेगेटिव आयन दे देंगे। तो एग्जांपल NaOH, KOH। ठीक है, they are partially soluble in water and do not give OH negative ion completely। ठीक है, फॉर एग्जांपल NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जनरली आपके दो हैं। वैसे कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं, पर फिर भी पढ़ लेना एनसीईआरटी में। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर समझा दिया था, एसिड और बेस की प्रेजेंस में या तो कलर चेंज कर रहा था या स्मेल चेंज कर रहा था। जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा ये कलर चेंज करेगा। कोई सा भी एसिड और बेस लिया हो, ये उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर में अंतर क्या है? सबसे पहली वो चीज, कलर चेंज तो वो भी दिखा रहे तो वो यूज कर लो, फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर की जरूरत क्या पड़ी? इससे हमें पता लगता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। ठीक है, तो इससे हमें यह पता लगेगा। तो इसमें लिख लेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ इंडिकेटर which give different colors in different acid and bases and tells the strength of acid and base। ठीक है, ये न्यूट्रल का भी बता देगा। ठीक, तो अभी देखते हैं। तो हमारे पास एक इंडिकेटर होगा जिसमें लगभग 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 क्या 0 से लेके 14 तक नंबर की मार्किंग होगी। 0 से लेके 14 नंबर तक की मार्किंग होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो गया। ठीक है, तो मार्क कर लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 तक नंबर की मार्किंग होगी। अगर हम 7 से इधर आए, इधर की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे सारे हमारे एसिड हैं। अगर हम 7 से उधर जाएं, सॉरी क्या हो गया, उधर की जगह उधर चले गए। तो अगर हम 7 से इधर आएंगे तो सारे के सारे होंगे हमारे बेसिस। तो इधर क्या है, हमारे एसिड है और इधर सारे बेस हैं। तो 7 को छोड़ दिया मैंने,
साथ है न्यूट्रल। ठीक, अभी नंबर समझेंगे। नंबर का मतलब क्या है? नंबर का मतलब है पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर पोटेंशियल ऑफ ओएच नेगेटिव आयन। जिसके पास जितने ज्यादा ओएच नेगेटिव आयन होंगे, जितने ज्यादा ओएच नेगेटिव आयन होंगे वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, उसका नंबर उतना ज्यादा निकलेगा। जिसके पास जितने कम ओएच नेगेटिव आयन होंगे वो उतना कम बेसिक होगा, उसका नंबर उतना कम निकलेगा। जिसके पास जितने एच पॉजिटिव आयन होंगे उसका उतना कम नंबर होगा। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा एच पॉजिटिव आयन उतना ज्यादा एसिडिक, जितने ज्यादा ओएच नेगेटिव आयन उतना ज्यादा बेसिक। तो जैसे जैसे हम कम नंबर की तरफ चलेंगे, 0 1 4 3 2 1, तो उतना खतरनाक वो एसिडिक होगा। तो इधर की तरफ जो एसिडिटी होगी वो बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी। उधर की तरफ बेसिसिटी बढ़ेगी, उधर की तरफ एसिडिटी घटेगी, बेसिसिटी बढ़ेगी। इधर की तरफ एसिडिटी बढ़ेगी, बेसिसिटी घटेगी। ठीक है। और साथ क्या है? न्यूट्रल। कलर क्या होंगे? जैसे जैसे आप इधर की तरफ मूव करोगे तो रेडिश कलर होता चला जाएगा, और जैसे जैसे उधर की तरफ मूव करोगे तो येलोइश कलर होता चला जाएगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे, अपनी एनसीईआरटी में देख लेना, कहीं ब्लू, कहीं पर्पल, कहीं ग्रीन, कुछ कुछ। और ग्रीन आपका कलर होगा न्यूट्रल के लिए। ठीक है, अब देख लेंगे पीएच क्या होगा। पीएच, इट इज पोटेंशियल ऑफ एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये हो गई हमारी पीएच। जितनी ज्यादा पीएच उतनी कम एसिड, तो यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसिड के। पीएच बढ़ेगी, एसिड घटेगा। अगर पीएच घटेगी तो एसिड बढ़ेगा, यानी जितना कम नंबर उतना ज़्यादा एसिडिक। और पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेस के। जितनी ज़्यादा पीएच होगी, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा वो बेस होगा। ठीक है, तो ये था आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो कुछ पीएच है, जैसे हमारे पास पीएच है 5 से कम, जितनी भी है हमारे पास, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब हमारे एसिड। और जितनी भी पीएच इससे ऊपर है, 8 9 10 11 12 13 14, ये सब के सब हमारे बेस हैं। और जो हमारी pH 7 है वो है हमारी न्यूट्रल, ना वो एसिड है ना वो बेस है, जैसे हमारा जनरली पानी रहेगा। ठीक, तो पानी की टेस्टिंग के लिए भी इसे यूज करते हैं कि भाई एसिडिक तो नहीं है, बेसिक तो नहीं है, न्यूट्रल होना चाहिए पानी। ठीक, तो फटाफट इसे नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। पीएच इन अवर एवरीडे या फिर डेली लाइफ कैसे रोल करेगी? पीएच का क्या काम है, कैसे हमें प्रोटेक्ट कर रही, कैसे हमें नुकसान पहुंचा रही, तो वो देखेंगे। नंबर 1, पीएच इन सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट को सर्वाइव करने में कैसे हेल्प कर रही। नंबर 1, सबसे बड़े एनिमल तो हम ही हैं। ठीक, तो हमारे अंदर कैसे, जो हमारी बॉडी होगी, ह्यूमन बॉडी कैन सर्वाइव ऑन 7.5 to 7.8 ऑफ पीएच रेंज। अगर इससे ऊपर नीचे होगी तो हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स होंगे वो भी सर्वाइव करेंगे इन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ पीएच। ठीक है, वो भी एक नैरो मतलब ज़्यादातर न्यूट्रल की तरफ ही सब भागते हैं, फिर बेसिक की तरफ, एसिडिक की तरफ बहुत कम मिलेंगे। ठीक, बैक्टीरिया वगैरह मिलेंगे। नेक्स्ट, अच्छा, जो एसिड रेन होगी वो क्या करेगी? एसिड रेन कोज एसिडिटी ऑफ सोयल एंड रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी, यानी फसल उगाने की जो क्षमता होगी इसकी खत्म कर देगी। तो यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, और ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। वाई आफ्टर एसिड रेन फार्मर स्प्रिंकल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
ओवर सोइल। ठीक है, आंसर क्या बनेगा इसका, शॉर्ट में बता देता हूँ, लैंग्वेज अपने आप बना लेना। ऑब्वियसली बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है और मिट्टी के अंदर क्या पड़ा हुआ, एसिड। तो एसिड और बेस की रिएक्शन कैसी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से जो मिट्टी होगी वो कैसी हो जाएगी, दोबारा से फर्टाइल यानी न्यूट्रल की तरफ चली जाएगी, जिसकी मदद से क्या होगा, हमारे जो प्लांट होंगे दोबारा उस पर उग पाएंगे। तो फार्मर्स स्प्रिंकल करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो एक बेस है और एसिड उसमें पड़ा हुआ, तो एसिड और बेस की रिएक्शन एज वी नो कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट की तरफ आ जाएगी। ठीक है, फटाफट इसे नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, यह भी हो जाएगी। नंबर 2, pH इन सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होंगे वो भी सर्वाइव कर पाएंगे इन अ न्यूट्रल और अ बेसिक pH। तो प्लांट कैन सर्वाइव इन बेसिक और न्यूट्रल pH। ठीक, फटाफट लिखो। नेक्स्ट है pH चेंज इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा, pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो उसके भी लेक्चर लाएंगे। तो हमारे पेट में क्या होगा, HCl, और HCl कैसी pH क्रिएट करेगा, एसिडिक, जिसकी वजह से हमारा जो खाना होगा वो पच जाएगा। ठीक है, तो हेल्प करेगा। तो HCl हेल्प्स इन मेंटेनिंग एसिडिक pH ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन किलिंग बैक्टीरिया इन फूड। जो भी बैक्टीरिया होंगे उन्हें भी किल करने में मदद करेगा। लेकिन कुछ टाइम मतलब कुछ बार ऐसा हो जाता है कि एसिड जो होगा वो ज़्यादा बन जाएगा हमारे पेट में, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होगी। ठीक है, तो समटाइम्स स्टमक रिलीज एक्सेस एसिड विच कॉज एसिडिटी। अब एसिडिटी का इलाज क्या होगा, पता ही होगा, क्या ले लेंगे, माइल्ड बेस ले लेंगे और वो हमारे एसिड के साथ जाके रिएक्शन कर लेगा। एसिड और बेस की रिएक्शन आपको पता है न्यूट्रल है, जिसकी वजह से हमारे जो पेट होगा उसकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तो इसका इलाज क्या है, टू क्योर इट वी टेक माइल्ड बेस एंड रिएक्शन ऑफ acid and base is neutral which release our acidity। ठीक है, तो क्वेश्चन वही बन जाएगा कि समटाइम्स HCl cause acidity in our stomach, so what should we do, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बनेगा। तो आपको पता होगा, हम एक माइल्ड बेस ले लेंगे कोई सा भी, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोल देंगे, वो ले लेंगे, या इनो आपने सुना होगा, उसके अंदर भी वैसे सब्सटेंसेज होंगे, माइल्ड कोरोसिव माइल्ड बेस होगा जो एसिड के साथ जाकर रिएक्ट करेगा और एसिडिटी को रिलीज कर देगा हमारे शरीर से। ठीक, फटाफट इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं pH इन अवर डाइजेस्ट वो pH इन टूथ डीके। नेक्स्ट टॉपिक है pH एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, हमारे जो दांत खराब करने में के पीछे हाथ है वो है हमारे एसिड का। तो हमारा जो नॉर्मल माउथ की pH होगी 5.5 से झेल लेगी। तो नॉर्मली आवर टूथ स्टार्ट डिकेइंग आफ्टर pH goes down below 5.5। ठीक है, 5.5 तक झेल लेंगे।
तो जो हमारा टूथ इनेमल होगा, टूथ इनेमल वो बना हुआ होगा, इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर के अंदर, विच इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल। ये पानी में भी डिजोल्व नहीं होता, इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट कैन बी corroded बाय एसिडिक पीएच। यानी अगर 5.5 से नीचे पीएच चली गई तो जो हमारे दांत है वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब खराब होंगे कैसे? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ एक्ट ऑन लेफ्ट ओवर फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट इन आवर टूथ ड्यूरिंग डिग्रेडेशन, दे रिलीज एसिड विच कॉज टूथ डिके। ठीक, तो शुरू से समझ लेंगे एक बार। जो हमारा माउथ की जो पीएच होगी नॉर्मली 5.5 से अगर नीचे चलेगी तो हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। जो हमारे टूथ के ऊपर एक इनेमल की लेयर चढ़ी हुई बनी हुई कैल्शियम फॉस्फेट की, जो वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है, उसे डिजोल्व नहीं कर सकते हम पानी के अंदर। लेकिन अगर हमारे माउथ की जो पीएच है 5.5 से नीचे चली गई, अगर 5.5 से नीचे जाएगी तो एसिडिक हो जाएगी। तो एसिडिक होने की वजह से जो हमारे इनेमल है वो खराब होने शुरू हो जाएगा और हमारे दांत खराब होने शुरू। फिर होगा कैसे खराब? अब देखो हमारे पास ये दांत है समझो, ठीक है, हमने खाना खाया और खाना है हमारे यहाँ कुछ बचा हुआ रहेगा, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह होंगे, तो जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया है वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे और बैक्टीरिया न्यूट्रिशन लेने के लिए इसे क्या करेंगे? तोड़ेंगे, और तोड़ते वक्त वो अपने शरीर से क्या रिलीज करेंगे? अपनी बॉडी से एसिड्स, और वो एसिड्स हमारे माउथ में बह जाएंगे। और अगर ज़्यादा एसिड बढ़ेगा, ज़्यादा एसिड होगा, तो जो पीएच है वो 5.5 से नीचे चली जाएगी, और 5.5 से नीचे गई तो आपके दांत खराब होने शुरू। तो यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, हम क्यों डेली उठ के सुबह ब्रश कर रहे हैं? हमें क्यों खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए? तो हाउ ब्रशिंग प्रिवेंट टूथ डिके। तो अब आप क्वेश्चन का आंसर खुद दे सकते हो। जब हमारे मुंह में एसिड बन गया तो हमें क्या करना चाहिए? बेस डालना चाहिए। और एसिड और बेस की रिएक्शन कैसी होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर हम टूथपेस्ट करेंगे, डेली ब्रशिंग करेंगे, तो ब्रश जो हम टूथपेस्ट लगाते हैं उसके अंदर क्या होगा? बेस होगा, और वो बेस एसिड के साथ जाके रिएक्ट करेगा, और बेस और एसिड की जो रिएक्शन होगी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से हमारे दांत खराब होने बच जाएंगे। देखो 100% तो श्योरिटी है नहीं कि दांत खराब नहीं होंगे, क्योंकि उम्र जैसे जैसे बढ़ती रहेंगे, हम इतने सालों से खाना खाते आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कैविटी तो होगी। लेकिन किसी की जल्दी हो जाएगी, अगर कोई बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, कोई ज्यादा चॉकलेट खाएगा, टॉफी खाएगा, बिस्किट खाएगा। लेकिन अगर कोई खा भी रहा है तो अपने दांत का प्रॉपर ध्यान रख रहा है, प्रॉपर ब्रशिंग कर रहा है, तो वो अपने जो दांत खराब होने हैं उन्हें डिले कर सकता है, उसके ज्यादा लंबे टाइम तक दांत टिकेंगे। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट इसका टॉपिक, पीएच इन डेली लाइफ। इसके बाद शुरू करते हैं अपने सॉल्ट्स। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सॉल्ट। हमने अपना 90% चैप्टर खत्म कर दिया और अब हम आगे सॉल्ट की तरफ। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो सॉल्ट होंगे क्या? अभी आपने देखा हमने इतनी सारी रिएक्शन करी तो उनके अंदर सॉल्ट बन रहा था, तो वहीं से डेफिनेशन बना लो। तो सॉल्ट्स आर द कंपाउंड्स which are formed after न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद जो बन रहे वो सॉल्ट, या फिर सॉल्ट्स आर द कंपाउंड्स which are formed
बाय रिप्लेसिंग H atoms of H atoms of acids by metal। ठीक है, तो ये हो गया आपकी दो डेफिनेशन सॉल्ट की। फटाफट इसे नोट करो, फिर देखते हैं अपने कितने टाइप के सॉल्ट्स होंगे। हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, कितने टाइप के आपके पास सॉल्ट्स होंगे वो देखते हैं। तो नंबर 1 है सोडियम क्लोराइड, या फिर बोल देंगे हम NaCl, जो कि आपका कॉमन सॉल्ट भी है। तो इसका एक और नाम हो गया कॉमन सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसकी प्रिपरेशन, बनेगा कैसे। तो प्रिपरेशन दो होंगी, एक तो समुद्र में से नमक निकालना और उसका क्या करते हैं इवेपोरेशन, तो बाय इवेपोरेशन। और दूसरा आपके पास होगा लैब मेथड। लैब मेथड में क्या करेंगे, NaOH लेंगे, बेस लेंगे, HCl एसिड लेंगे और यहाँ से बन जाएगा NaCl प्लस H2। ठीक है, यूजेस क्या होंगे इसके, यूज्ड एज अ टेबल सॉल्ट। ठीक है, खाने वाने में हम जो यूज़ करते हैं अपना नमक वो नॉर्मल। और दूसरा यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर सॉल्ट्स। अब कुछ अलग सॉल्ट्स होते हैं वो नमक की मदद से बनते हैं, तो उसके अंदर इसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर लेंगे। फटाफट नोट करो, फिर देखते हैं अपने अब जो जिसके अंदर हम नमक यूज़ करके दूसरे दूसरे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2 सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसे बोल लेंगे NaOH। शायद मैंने उसे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, मुझे याद नहीं है, उसे लिख लेना। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो अचानक से क्लिक हुआ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर होगा तो लिख लेना। इसका दूसरा नाम होगा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे होगी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। अब ब्राइन देख के घबरा मत जाना, ब्राइन का मतलब है, बाइन लिख दिया, ब्राइन का मतलब है नमक और पानी। ठीक है, जब हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे तो इट फॉर्म्स कास्टिक सोडा और बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे। बाई प्रोडक्ट्स मतलब जो साथ में उड़ जाएंगे इसके अंदर से, बाई प्रोडक्ट्स क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपके होंगे बाई प्रोडक्ट्स। रिएक्शन लिख लेंगे NaCl प्लस H2O, इसके अंदर से पास करा दी इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ से बन गया आपका NaOH जो कि कास्टिक सोडा और साथ में क्लोरीन गैस और साथ में वाटर, ओ सॉरी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, सारे सोल्ट तो करके ही जाना, 100% एक सोल्ट जरूर आएगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला होगा इसका CaOCl2, नाम होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रिपरेशन, बनेगा कैसे। प्रिपरेशन बहुत ईजी है। व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर slaked lime, it gives bleaching powder। ठीक, रिएक्शन लिख लेंगे। CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका होगा स्लेक्ट लाइम। इसके साथ हमने क्या पास करा दी, क्लोरीन गैस, और यहाँ से हमारा मिल जाएगा हमें CaOCl2 जो कि होगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। इसके यूजेज इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन तो है ही, यूजेज भी इंपॉर्टेंट है। यूजेज नंबर 1 यूज है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करेंगे ब्लीचिंग के लिए। ठीक है, यूज्ड फॉर ब्लीचिंग इन टेक्सटाइल एंड कॉटन इंडस्ट्री। ठीक, उसके बाद यूज्ड फॉर ब्लीचिंग इन वुड पल्प। ठीक है, वुड पल्प निकालने में काम आएगा। और ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन फैक्ट्रीज। और इसे डिसइंफेक्टिंग करने में काम कर लेंगे वाटर को। तो यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, कौन सा, ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को साफ करने के काम आ जाएगा। फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है फोर्थ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है। दूसरा नाम होगा इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, NaHCO3। उसके बाद देख लेंगे प्रिपरेशन। कुछ नहीं करना हमें, बाय पासिंग CO2 एंड अमोनिया गैस इन ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन बता दिया मैंने आपको, सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन। इट गिव्स बेकिंग सोडा एंड बाई प्रोडक्ट अमोनियम, इसका कोई काम नहीं है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, रिएक्शन लिख लेंगे NaCl प्लस H2O, इसे बोल देंगे हम दोनों को ब्राइन। इसमें से CO2 प्लस अमोनिया गैस, और यहाँ से बन जाएगा NH4Cl और साथ में NaHCO3। ठीक है, यही होगा आपका बेकिंग सोडा। अब इसकी लिख लेंगे प्रॉपर्टीज क्या क्या है। नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि ये डिकम्पोज हो जाएगा जब हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। ठीक, रिएक्शन में लिख लेंगे NaHCO3, हीट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा Na2CO3 और हाइड्रोजन गैस अलग। ये काम आएगा हमारा वॉशिंग सोडा बनाने में। ठीक, वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में,
और अपना घर में नॉर्मल हम डोसा वोसा बना लेंगे तो उसमें भी यूज होगा बेकिंग सोडा, ठीक है, कई बार आपने सुना भी होगा। ठीक, तो फटाफट से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। चलो भाई, नेक्स्ट आपका है सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट आपका वॉशिंग सोडा। यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। पांचवा, वॉशिंग सोडा। दूसरा नाम क्या होगा इसका? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब 10, हाइड्रेट का मतलब वाटर, ठीक है। नाम बन जाएगा इसका Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है भाई, चलो देखेंगे इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन प्रिपरेशन इसकी डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछने के, पूछ लेंगे कि सोलवेज प्रोसेस क्या होगा, तो इसे बनाएंगे हम सोलवेज प्रोसेस से। सोलवेज प्रोसेस, तो इसे जो बनाने का तरीका है वो बनेगा सोलवेज प्रोसेस से। सबसे पहले अपने बेकिंग सोडा के दो स्टेप लिख दो, बिना कुछ सोचे बिना समझे। क्या क्या? ब्राइन प्लस वाटर, इसकी थ्योरी खुद बना सकते हो आप, तो बना लेना, ठीक। साथ में CO2 प्लस NH3, यहाँ से बन जाएगा NH4Cl, और साथ में क्या बन गया था? NaHCO3। तो 3 स्टेप होंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? NaHCO3 को लेंगे और उठा के उसे हीट कर देंगे, और यहाँ से बन जाएगा हमारा Na2CO3 प्लस H2। ये उड़ जाएगी गैस, चाहे इसे नाम लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा स्टेप हमारा लास्ट स्टेप होगा, हमें Na2CO3 लेना और उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करा देना। यानी जब हम वाटर के मोलिक्यूल को ऐड कराएंगे तो हमें 10 वाटर के मोलिक्यूल ऐड कराने इसके अंदर, तो यहाँ से बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। बन गया। तो ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा, और ये आपका सॉल्वेज प्रोसेस। तो इजीली याद रख लेना, इसमें बेकिंग सोडा भी कवर हो गया, वॉशिंग भी कवर हो गया, ठीक। तो ये आपका वॉशिंग सोडा। लिख दूँ वॉशिंग सोडा। यूजेज लिख लेंगे इसके। नंबर 1 यूज, परमानेंट। आपके जो कपड़े वपड़े धोते हैं घर में, तो परमानेंट हार्ड ड्राइव को रिमूव करने में मदद करेगा। तो यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, यूज्ड इन मेकिंग बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में काम आएगा, ठीक। 2 यूज यहाँ लिख दूँ। तीसरा, यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्रीज, चौथा, यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लीनिंग क्लोथ्स। चलो जी, ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा कंप्लीट। लास्ट हमारा बचा इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसे करके अपना लेक्चर करते हैं खत्म। फटाफट से देखो, तो लास्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। नाम क्या होगा इसका? नॉर्मली वैसे इसे क्या बोल देंगे? पीओपी भी बोल देंगे। कुछ समझ में आएगा पीओपी से, घर में करवाते हैं ना, अभी देखेंगे उसे आगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ, ठीक है, हाफ। वहाँ डेका का मतलब क्या था? 10। हाइड्रेट का मतलब वाटर। तो हम क्या करेंगे इसमें? अच्छा, फॉर्मूला क्या बनेगा? CaSO4 डॉट 12H2O, ठीक है। ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट, प्रिपरेशन कैसे होगी इसकी? प्रिपरेशन, हमें लेना जिप्सम, ठीक है, जिप्सम। जिप्सम होगा आपका CaSO4 डॉट 2H2O। उसे हमें हीट कर देना 373 डिग्री केल्विन पे, या फिर बोल सकते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर से क्या होगा? CaSO4 डॉट 12H2O बन जाएगा, और आपका 3/2H2O अलग हो जाएगा। तो इससे बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP।
और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर हमने क्या ले लिया, CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी POP ले ली, तो POP के अंदर अगर हमने वापस से 3/2 H2O ऐड करा दिए तो ये वापस से जिप्सम बना देगा, CaSO4 डॉट 2 H2O। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि वापस इससे जिप्सम बनाने के लिए क्या करेंगे हम, POP से जिप्सम बनाने के लिए, तो इसमें क्या कर देंगे, पानी ऐड कर देंगे। कितना पानी, 3/2 H2O। ठीक, यूजेज लिख लो इसके फटाफट, यहीं लिख देंगे यूजेज। नंबर 1, यूज्ड इन फॉल्स सीलिंग, यानी वो है ना घर में पीओपी वगैरह करवाते हैं, डिजाइन वगैरह बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं फॉल सीलिंग। अगर किसी के फ्रैक्चर हो गया तो वही लगेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यूज्ड इन फ्रैक्चर हीलिंग। नेक्स्ट, कॉस्मेटिक्स में यूज करेंगे, लिपस्टिक जो भी होता होगा, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होगा। नेक्स्ट, एयर टाइट कंटेनर बनाने में यूज करेंगे, एयर टाइट कंटेनर। और लास्ट, पांचवा, फायर प्रूफ होगा ये, फायर प्रूफ। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। तो होप करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर क्लियर हुआ होगा। हमने वन शॉट में मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर कर लिए, जितने भी आपके एनसीईआरटी है। अब आपका इसके बाद एक काम है, आपने नोट्स बनाए होंगे, स्क्रीनशॉट लिए होंगे, जो भी आपने करा होगा उसे एक बार रिवाइज करना। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा के देखना लग रहे हैं या नहीं, फिर दोबारा से नोट्स रिवाइज करना। वैसे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग लग जाएंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसा हो जो आपकी समझ में ना रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसे भी वन शॉट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।